तो थोड़ा सा बैकअप ले लें। ये था हम लोग का जेड स्कीम, ठीक है ना, जिसे हम लोग कहते थे नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। इसे कहते थे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, जिसका रीजन था यहां पर एक मॉलिक्यूल था, उसे हम लोग कह रहे थे PS2। एक मॉलिक्यूल नहीं, एक लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम था, PS2 उसको कह रहे थे, या P680 कह रहे थे। और यहाँ पे रिएक्शन सेंटर था, वो था क्लोरोफिल ए। और इस क्लोरोफिल ए का काम था कि लाइट का एनर्जी लेके क्या करता था, वाटर को तोड़ देता था, और बदले में ये इलेक्ट्रॉन इसे मिलता था, और इस इलेक्ट्रॉन को पंप करता था, जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तक जाता था। ठीक है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से फिर वो इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करके आता था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या करता था, इसका इस्तेमाल करके एडीपी को एटीपी में बदलता था। और यही फेनोमेना कहलाता है फॉस्फोराइलेशन। मतलब हो गया एडिशन ऑफ ए फॉस्फेट। एक फॉस्फेट के एडिशन को हम लोग फॉस्फोराइलेशन कह रहे हैं। ठीक है, और चूंकि ये सनलाइट के वजह से हो पाया, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इसीलिए इसको ओवरऑल कहा जाता है फोटो फॉस्फोराइलेशन। इसको कहते हैं इसीलिए फोटो फॉस्फोराइलेशन। सनलाइट के प्रेजेंस में ये प्रोसेस हुआ। यहां ध्यान दीजिए, जितना भी समझ पाइएगा यहीं से समझ पाइएगा। उसके बाद देखिए इसने फर्दर क्या किया, एटीपी सिंथेसिस तो कर दिया, पर इलेक्ट्रॉन रुका नहीं। इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करके इसके थ्रू आया किसमें, पिगमेंट सिस्टम 1 में, या इसका दूसरा नाम है P700। ठीक है, और यहां भी एक क्लोरोफिल ए बैठा हुआ है, ये ऑफ कोर्स 700 नैनोमीटर एब्जॉर्ब करने वाला वेवलेंथ। ये फिर क्या करेगा, सनलाइट के वजह से और इधर से आया हुआ इलेक्ट्रॉन को भेजेगा कहां, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इसका अपना प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ये अलग LHC है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, ये अलग LHC है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो अब क्या होगा, इस लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स से इलेक्ट्रॉन गया प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तक। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करते हुए आएगा एक एंजाइम तक, वो है NADP रिडक्टेज, यानी NADP को रिड्यूस करेगा। अब बताएंगे NADP क्या है। फिर एक्चुअली होता क्या है, NADP इन द फॉर्म ऑफ प्लस चार्ज, NADP प्लस के फॉर्म में रहता है। ये जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो ये रिड्यूस हो जाएगा, है ना। ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद NADP क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और तब एक हाइड्रोजन इस पर और H+, यानी 2 हाइड्रोजन को कैच करने लायक एक मॉलिक्यूल NADP बन जाएगा। ठीक है, अब ये इसे NADPH2 भी लिखते हैं कई बार, NADPH2 मतलब तो वही निकल रहा है, राइट। चार्ज क्यों है, वो इंटरनल सिमेट्री है, इंटरनल उसका स्ट्रक्चरल एविडेंस है। उसको अगर आप और डिटेल में जाएंगे तब जाके वो सारा चीज मालूम चलेगा। फिलहाल हम लोग इतना ही से मतलब रखते हैं कि इसे NADPH+H+ कहते हैं, या इन शॉर्ट NADPH2 कहते हैं। ये हमारा आउटकम है, और ये हमारा आउटकम है किससे, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन से। ठीक है, और इससे हो क्या रहा है, दो स्पेशल मॉलिक्यूल तैयार हो रहे हैं। एक है ATP, दूसरा है NADPH2, और ATP का इस्तेमाल होगा एनर्जी यूटिलाइजेशन में। जहां जिस प्रोसेस में एनर्जी चाहिए वहां ATP खर्च करके ATP बनाएंगे, और बॉन्ड के टूटने से जो एनर्जी मिलेगा
that will be used to drive a chemical phenomena. ठीक है? Now, what is the role of NADPH plus H plus? तो ये एक हाइड्रोजन कैरियर की तरह काम कर रहा है। यहां देखिए, इसके पास हाइड्रोजन नहीं है ना, और यहां देखिए दो दो हाइड्रोजन लिए हुए हैं, तो ये एक हाइड्रोजन कैरियर मॉलिक्यूल की तरह काम कर रहा है, जहां पे इसका एप्रोप्रिएट एक्सेप्टर मिलेगा, हाइड्रोजन रिसीव करने वाला, ये क्या करेगा, हाइड्रोजन वहां अनलोड कर देगा, वापस NADP प्लस पे कन्वर्ट हो जाएगा और फिर अगले साइकिल के लिए तैयार। इस तरीके से क्या करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इनफैक्ट द सेल्स, वो रिसाइकल कर करके काम चलाते हैं। ठीक है? और जिस मॉलिक्यूल को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करना है उसी को फॉर्म करते हैं, बाकी जो है वो काम को आगे बढ़ाने वाले हैं। ठीक है? तो इस तरीके से इसका अल्टीमेट एम क्या था, हम लोग लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन दो पार्ट में फोटोसिंथेसिस का सिंपल क्लासिफिकेशन किए थे कि ये फोटोसिंथेसिस जो है दो स्टेप प्रोसेस है, एक स्टेप हो जाएगा इसका या एक फेज हो जाएगा इसका लाइट रिएक्शन, दूसरा फेज हो जाएगा डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन का आउटपुट आने वाला है NADPH plus H plus एंड ATP, और बाय प्रोडक्ट में निकलने वाला है ऑक्सीजन गैस, और डार्क रिएक्शन का आउटपुट आने वाला है शुगर, ग्लूकोज, और उसके लिए ये यूज करने वाला है कार्बन डाइऑक्साइड और एक हाइड्रोजन डोनर। तो यहां से आपको समझ में आ रहा होगा ये जो हाइड्रोजन डोनर तैयार किया गया है NADPH plus H plus, इसका इस्तेमाल कहां पे होगा, कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने में, और तब जाके CH2O बनेगा, जो हम लोग फोटोसिंथेसिस के ओवरऑल जो क्या कहते हैं एम्पिरिकल रिएक्शन है उसमें देख चुके हैं, है ना। पिछला याद कीजिए, वहां पे कैसा था, एक था मॉलिक्यूल H2A, है ना, और एक था कार्बन डाइऑक्साइड, इन दोनों के जुगलबंदी से बनता था 2A प्लस CH2O ऐसे। अब इसको अगर बैलेंस करना है तो देखिए 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 से मल्टीप्लाई करें, एक मिनट, मिलाकर देखिए तो 4 हाइड्रोजन, O प्लस H2O भी तो निकलेगा। ठीक है, 2 और 2 4 हाइड्रोजन। ठीक है, यहां 4 हाइड्रोजन, 2A 2A। ऑक्सीजन देखिए तो एक और एक 2, ऑक्सीजन देखिए एक और एक 2, कार्बन देखिए एक, कार्बन देखिए एक, सब बैलेंस हो गया। ये था एम्पिरिकल रिएक्शन फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है ना, ये था एम्पिरिकल रिएक्शन फॉर फोटोसिंथेसिस, और इसे डेवलप किसने किया था जरा बता दीजिए तो, नील साहब ने, था ना, वान नील ने इसे डिवाइस किया था। और कैसे, यो एक्सपेरिमेंट किए थे बैक्टीरिया पे। कौन सा बैक्टीरिया था, यस, पर्पल एंड ग्रीन पर्पल बैक्टीरिया, पर्पल एंड ग्रीन पर्पल बैक्टीरिया। और आपको जब क्रोमेटोग्राफी समझाए थे, आपको जब क्रोमेटोग्राफी समझाए थे तो याद कीजिए, क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन करते समय हम लोग को ये क्लोरोफिल ए कैसा मॉलिक्यूल मिला था, ग्रीन, डीप ग्रीन या ब्लू ग्रीन, ब्लू ग्रीन या डीप ग्रीन उसे कह सकते हैं, है ना। जैसे देखिए आपके सामने ही सब कुछ है, यहां देखिए ग्रीन कलर, ठीक है, और इसमें मिला दें ब्लू कलर, ये डीप ग्रीन लगेगा,
देखिए डीप ग्रीन लग रहा है, और ये देखिए ये ग्रीन, इस ग्रीन और इस ग्रीन में अंतर नजर आ रहा है। तो आपको मोर और लेस क्लोरोफिल बी ऐसे दिखाई देगा और क्लोरोफिल ए ऐसे दिखाई देगा, और यही पर्पलनेस बैक्टीरिया में दिख रहा है। इसका मतलब है कि उसमें भी क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है। क्लोरोफिल ए एक यूनिवर्सल फोटोसिंथेटिक मॉलिक्यूल है। जहां पे भी आपको ऑटोट्रॉफिज्म दिखेगा, इवन इन द यूग्लिना, याद कीजिए क्लासिफिकेशन जब हम लोग पढ़ रहे थे, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, उसमें आपको प्रोटिस्टा में यूग्लिना के बारे में बताए थे कि ये देखिए ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो तीनों तरह का ऑटो या क्या कहते हैं न्यूट्रिशन शो करता है, ऑटोट्रॉफिज्म, फोटो ऑटोट्रॉफिज्म, और फिर हेटरोट्रॉफिज्म में होलोजोइक न्यूट्रिशन भी करता था, सैप्रोफिटिक भी करता था, पैरासिटिक नहीं होता है। और क्यों पैरासिटिक होगा? जब उसके पास ऑप्शंस हैं तो पैरासिटिज्म का शो करने का कोई जरूरत ही नहीं। तो इस तरीके से क्या था कि वहां पे भी देखे, यानी यूनिवर्सली ये एक्सेप्टेड बात है कि क्लोरोफिल ए वो मॉलिक्यूल होगा जो कि फोटोसिंथेसिस में ही पार्टिसिपेट करेगा, वही है मेन। बाकी सब तो उसको हेल्प करने वाले, इसीलिए उन्हें हम लोग एसेसरी मॉलिक्यूल्स कहते थे। ठीक है, तो यहां तक आने के बाद अब यहां से आप समझ सकते हैं कि वो हाइड्रोजन डोनर वाटर था, ये है ना, हाइड्रोजन डोनर वाटर था, और उस हाइड्रोजन को लेकर जाने वाला कौन है? NADPH+H+, और एक्सेप्टर कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड, जो प्रोड्यूस करके दे रहा है एक कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अब हम लोग को प्राप्त होता है, अगर यहां वाटर ले लिया जाए, ये क्या बन जाएगा? 2H2O, है ना, ये CO2, और ये बन जाएगा O2 प्लस CH2O प्लस H2O, जैसा था वैसे ही बैठा दिए। देख लीजिए अभी भी बैलेंस है। अब हम जानते हैं ये CH2O जो है वो C6H12O6 के फॉर्म में मिलता है, यानी इसको CH2O होल 6 अगर लिख दें तो ये मिल जाएगा, मिल जाता है। यानी अगर यहां 6 से गुना करना है तो सबको LHS RHS दोनों को 6 से गुना कीजिए, तो 6 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 12H2O। इसको करेंगे तो 6 CO2 बनेगा, इधर देखिए तो 6 O2 बनेगा, इधर क्या बनेगा? CH2O होल 6, और ये क्या बन जाएगा? 6H2O। ये ऑक्सीजन गैस बन के बाहर निकल गया। ये तो था ओवरऑल फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन। अब लाइट रिएक्शन के इस हिस्से को देखने के बाद अब आप समझ पा रहे हैं क्यों ऐसा था। दिस इज द रीजन, दिस इज द लॉजिक बिहाइंड इट। ठीक है, तो यहां तक हम लोग जानते हैं। अब आगे बढ़ सकते हैं, इसमें कुछ तो खास नोट करने वाला बात है नहीं। ठीक है, अब हम लोग इसमें एक और चीज देखेंगे, वो कहता है केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस और डीप जाता है, यानी और डिटेल करता है कि एक्चुअली ये जो लाइट रिएक्शन हुआ थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन पे, यस दैट डायग्राम आपके लेफ्ट साइड में जो है, राइट साइड में, तो वो केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस इस पे जाना चाह रहा है, ये समझाना चाह रहा है कि थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पे आखिर ये सब कैसे हो रहा है, कौन कौन से मॉलिक्यूल किस पोजीशन पे हैं, जिससे कि ये फेनोमेना हम लोग को नजर आ रहा है। लाइट रिएक्शन का जो जेड स्कीम है वो कैसे पूरा हो रहा है। ठीक है, तो यहां हम लोग साफ करें मैदान। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि लोकेशन ऑफ लाइट रिएक्शन इज द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, तो हम लोग थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन हाइपोथेटिकली बनाते हैं। आप बोलिएगा ये मेम्ब्रेन क्या डबल मेम्ब्रेन है? नहीं, सिंगल मेम्ब्रेन है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन थोड़ा भी अगर 9th का आपको याद होगा तो कहीं पे भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन
यानी सेल मेम्ब्रेन जैसा रहता है, वो बाइलेयर के फॉर्म में रहता है। जानते हैं ना इतना? मेम्ब्रेन हमेशा बाइलेयर में रहता है। अच्छा, सेल जब पढ़ेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कशन होगा तो और क्लियर हो जाएगा। अभी ऐसे ही समझ के रखिए, ये बाइलेयर है, ठीक है। इस बाइलेयर में अरेंज होगा कौन कौन? पिगमेंट सिस्टम 2, और ऑर्गेनाइज होगा कौन? पिगमेंट सिस्टम 1, ठीक है। बीच में जगह क्यों छोड़े? देयर इज अ पर्पस बिहाइंड इट। अब सन अपना लाइट दे रहा है, तो सनलाइट यहां तक पहुंचा, सनलाइट इस पर भी पहुंचेगा। दिखा नहीं पा रहे हैं, एक ही एंगल से दिखा रहे हैं कि सनलाइट उस तक जा रहा है। अब हमारे नॉलेज के मुताबिक क्या होने वाला है? ये क्या करेगा? सनलाइट का एनर्जी लेके पिगमेंट सिस्टम 2 तक जब सनलाइट आता है, तो याद कीजिए जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, फ्रॉम द एंटेना मॉलिक्यूल्स या एंटेना कॉम्प्लेक्स टू द रिएक्शन सेंटर। तो रिएक्शन सेंटर में क्लोरोफिल ए साहब जो बैठे हुए हैं, वो क्या करेंगे? वाटर को पकड़ के तोड़ देंगे और इसे प्रोड्यूस करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 H प्लस आयन प्लस ऑक्सीजन एटम। एक वाटर मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन एटम ही निकल पाएगा, क्योंकि यहां पे एक ही ऑक्सीजन है। ये टूटेगा तो हाइड्रोजन जो है आयोनाइज हो गया इसके वजह से। तो अगर आयोनाइज हो गया तो देखिए 2 हाइड्रोजन था, 2 ही हाइड्रोजन है। अब इलेक्ट्रॉन का वेट तो नेग्लिजिबल है ना? तो इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज 2 ठो, हाइड्रोजन का 2 ठो पॉजिटिव चार्ज मिलकर क्या हो गया? न्यूट्रल। रहा इधर 2 हाइड्रोजन, रहा इधर 2 हाइड्रोजन, दोनों तरफ बैलेंस। ऑक्सीजन एक ठो, ऑक्सीजन एक ठो, बैलेंस। नाउ अब ये क्या करने वाला है? इस इलेक्ट्रॉन को ये खींच के भेजेगा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तक, ठीक है। और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यहां पे PQ करके एक मॉलिक्यूल है, प्लास्टोक्विनोन। यहां PQ है, प्लास्टोक्विनोन, और यही है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है। अब ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या करेगा? अच्छा, इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, यहां बता दें, ये है ल्यूमेन ऑफ थाइलाकॉइड, ये है मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड। और क्या आप जानते हैं थाइलाकॉइड डूबा हुआ रहता है स्ट्रोमा में, तो बाहर कौन होगा? स्ट्रोमा होगा। बाहर है स्ट्रोमा, ठीक है। और स्ट्रोमा में H प्लस आयंस भटक रहे हैं, घूम रहे हैं, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन इसे मिला, ये इलेक्ट्रॉन अब इस तक आएगा। 2 इलेक्ट्रॉन इसे मिला, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने लिया। लेने के बाद अब ये बन गया PQ2 माइनस, ठीक है। और जैसे ही ये PQ2 माइनस बना, यहां से 2 हाइड्रोजन को पिक किया और ये बन गया PQH2, ठीक है। PQ2 माइनस, 2 हाइड्रोजन रिसीव किया, PQH2 बन गया। अब क्या होगा? बगल में एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स बैठा हुआ है, जिसका नाम है CYT B6F। और यहां देखें
CYT-B6F है क्या? साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। ठीक है, यह है साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। अब साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स क्या करेगा? प्लास्टोक्विनोन को इसके ऊपर जो लोड है उस लोड से मुक्ति देगा। तो कैसे? ये इसका इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये इसके हाइड्रोजन से इसे मुक्ति देगा और ये दो हाइड्रोजन इससे होते हुए यहां ल्यूमन में आ जाएंगे 2H+। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन पासिटॉन करते हुए भेजेगा एक मॉलिक्यूल पे, इसका नाम है पीसी, और पीसी का फुल फॉर्म है प्लास्टोसायनिन। पीसी का फुल फॉर्म है प्लास्टोसायनिन। ये प्लास्टोसायनिन क्या करेगा कि आकर पिगमेंट सिस्टम 1 को अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे देगा। ठीक है, अब यहां देखिए प्लास्टोक्विनोन में से इलेक्ट्रॉन भी चला गया, हाइड्रोजन भी चला गया। आपको ऐसा नहीं लगता कि ये रिसाइकिल हो गया पहली अवस्था में? इस तरीके से प्लास्टोक्विनोन इज रेडी टू टेक another set of electrons and receive another set of hydrogen ions to make itself PQH2. Now again it will deliver its electrons and hydrogen ions to the cytochrome B6F complex, and it will relieve it from its negative charge and the hydrogen ions, making it back to plastoquinone neutral, and this cycle will go on. ध्यान रखिए कहां पे? एट द मेम्ब्रेन लेवल ऑफ द थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड से आगे पीछे इधर उधर नहीं कर रहा। ठीक है, और इसीलिए देखिएगा एक लाइन, एक सेंटेंस एनसीईआरटी बुक में लिखा है, वो है क्या? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एक्चुअली जिसको हाइड्रोजन डोनेट करता है या जिसको इलेक्ट्रॉन देता है वो एक प्रोटॉन ट्रांसपोर्टर है। एक सेंटेंस लिखा हुआ है, दिस इज हाउ इट इज बिहेविंग एज ए प्रोटॉन ट्रांसपोर्टर, क्योंकि इसने हाइड्रोजन तो लिया लेकिन यही B6F कॉम्प्लेक्स है, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, जिसने हाइड्रोजन को उठा के इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में से या मेम्ब्रेनस स्पेस में से, इस मेम्ब्रेन में जो फंसा हुआ था प्लास्टोक्विनोन में से, उससे उठाकर ल्यूमेन में यही है वो जो लेकर आया। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब ये पिगमेंट सिस्टम 1 इलेक्ट्रॉन को ट्रेवल करा के देगा किसको? तो यहां पे एक तो मॉलिक्यूल लगा हुआ है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, वो है FD। अब FD का फुल फॉर्म फिक्स डिपॉजिट नहीं है, बल्कि यह है फेरिडॉक्सिन। यह है फेरिडॉक्सिन, नाम से ही पता चलता होगा, फेरियम आयरन इसमें है। अब ऐसे साइटोक्रोम B6F जो है इसमें भी आयरन है, ये भी हीम प्रोटीन है, just like the hemoglobin, it is also a heme protein. So heme protein is not only present in the human beings or the animals but in the plants also. देख रहे हैं ना? अब फेरिडॉक्सिन क्या करेगा? इन इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करने के बाद फेरिडॉक्सिन ट्रांसफर कर देगा एक मॉलिक्यूल पे जो एंजाइम है और इसका नाम है FNR। ठीक है, ये ट्रांसफर करेगा FNR तक। अब FNR का मतलब फेरिडॉक्सिन डिपेंडेंट NADP प्लस रिडक्टेज एंजाइम। इसका नाम क्या हुआ? फेरिडॉक्सिन। F से फेरिडॉक्सिन, डिपेंडेंट, N से NADP प्लस, R से रिडक्टेज, और ये है अपने आप में एक एंजाइम, इसीलिए इसके नाम के साथ लगाया गया एंजाइम। तो FNR नामक एंजाइम को इलेक्ट्रॉन
ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अभी इलेक्ट्रॉन लेके बैठा हुआ नहीं रहेगा, इस तक कितने आ रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो ये बदले में क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गिव अप करेगा किसको, NADP प्लस को, और ये प्रोड्यूस करेगा NADP प्लस, सॉरी NADPH प्लस H प्लस। तो देखिए, तो यहां से क्या क्या किया गया, 2 हाइड्रोजन उठाकर किसको दे दिया गया, NADP को, है ना, और 2 हाइड्रोजन उठा के कहां भेज दिया, ल्यूमन में। तो समय के साथ क्या हो रहा है, ये कौन सा एरिया है, स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा में H प्लस आयन की कमी दिखाई जा रही है, कमी की जा रही है। जो रहा सहा H प्लस आयन है उसे ये लेकर निकल जा रहा है, NADP, है ना, और जो बचा कुछ H प्लस आयन था उसे उठाकर ल्यूमन में डाल दे रहे हैं। तो जरा सोचिए, तो एक समय ऐसा नहीं आएगा जब स्ट्रोमा में सारे के सारे H प्लस आयन्स खत्म हो जाएंगे, होगा ना, तो उसको भरपाई करना है कहीं से। दूसरी चीज, यहां इस मेम्ब्रेन के अंदर H प्लस आयन को इतना बढ़ा दीजिएगा, इतना बढ़ा दीजिएगा, एक समय ऐसा आएगा ना कि अब H प्लस आयन यहां रखने की जगह नहीं होगी। दोनों स्थिति खतरनाक है, फोटोसिंथेसिस का फर्स्ट फेज रुक जाएगा, उपाय निकालना होगा। उपाय क्या निकाला, यहां पे एक ट्यूब और एक बल्ब जैसा संरचना होता है, इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को F0 और बल्ब लाइक स्ट्रक्चर को F1 कहते हैं, और यह है ऑक्सीजोम या F0F1 पार्टिकल, या इसी को कहते हैं ATP सिंथेज एंजाइम। यह है F0F1 पार्टिकल और ATP सिंथेज एंजाइम, ठीक है। अब ये क्या कमाल करने वाला है, देखिए यहां पर जो हाइड्रोजन जमा हुआ है ना, और बाहर से जो हाइड्रोजन आया, यहां वाटर को तोड़ा गया है ना, तो H प्लस आयन यहां भी बने हैं, और बाहर से यानी स्ट्रोमा से भी H प्लस आयन्स लाए गए हैं, इनको कंबाइंडली लेके ये रास्ता देखा बाहर निकलने का। तो देखिए हिसाब किताब बराबर, 4 H प्लस आयन बाहर आया, 2 कौन लेकर चला जाएगा, NADP प्लस, और 2 को फिर यहां अंदर खींच लिया जाएगा। तो H प्लस आयन सर्कुलेट कर रहा है लगातार लगातार लगातार, कहीं टिक नहीं रहा। 2 को लेके चला जा रहा है, 2 को लेके चला जा रहा है, और 2 को वापस बुला ले रहा है। इस तरीके से ये प्रोसेस क्या हो रहा है, लगातार चलता रहेगा। और नतीजा क्या हो रहा है, यहां हाई कॉन्सेंट्रेशन है, हाई पोटेंशियल था किसका, H प्लस आयन का, और स्ट्रोमा में लो पोटेंशियल था H प्लस आयन का, ठीक है। तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर अगर कोई चीज फ्लो करता है, क्या होना, एनर्जी रिलीज होगा, एनर्जी रिलीज होगा ना। उस एनर्जी का यूटिलाइजेशन किया जाएगा, कैसे, ADP को ATP में बदलकर, और इसके लिए ये यूज करेगा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को। इस तरीके से ये जो बल्ब जैसा स्ट्रक्चर है, स्फेरिकल F1 पार्टिकल, ये एक एंजाइम की तरह काम करेगा और ADP को ATP में बदलेगा। और ये ऐसा क्यों कर पाया, क्योंकि F0 जो एक टनल लाइक स्ट्रक्चर है, वो एक ट्रांसपोर्टर की तरह काम कर रहा है और H प्लस आयंस को बाहर निकलने का मौका दे रहा है। तो डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जब H प्लस आयन फ्लो करेगा, यानी एसिड फ्लो करेगा, एनर्जी रिलीज होगा, उस एनर्जी का यूटिलाइजेशन किया जाएगा ADP को ATP में बदलने के, ठीक है। और
हम लोग कहते हैं ना, आप पढ़िएगा हीट में कार्नोट इंजन, ठीक है, और उसमें आपको मिलेगा कि दुनिया का कोई भी इंजन 100% एफिशिएंट नहीं होता, यानी जितना इनपुट है उससे थोड़ा सा आउटपुट कम ही आएगा। रीजन क्या है? 100% कन्वर्सन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर कभी भी नहीं हो सकता है, वो हीट के साथ ही दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल लाइट को अगर साउंड में कन्वर्ट कर रहे हैं, साउंड को अगर लाइट पे कन्वर्ट कर रहे हैं, तो कन्वर्सन के दौरान हीट एमिट होगा ही होगा, तो वेस्टेज है, इसीलिए उसको क्या कहते हैं? एफिशिएंसी डाउन होना। तो 100% एफिशिएंट इंजन आज तक हम लोग मैनुअली नहीं बना पाए, पर नेचर ने प्लांट्स कब आए धरती पे? बिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, क्या बिलियन नहीं, मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो। एनिमल सेल्स कब आए? सेल्स तो बिलियंस ऑफ ईयर्स एगो आए हैं। बैक्टीरिया में एटीपी सिंथेसिस होता है, और कहां बता दीजिए तो? एक स्ट्रक्चर था मेसोसोम, ये आप लोग 9th में पढ़े होंगे। बैक्टीरिया के बारे में नहीं पढ़े? प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, बैक्टीरिया का सेल स्ट्रक्चर नहीं पढ़े? सेल वॉल, उसके ऊपर रहता है कैप्सूल, अंदर में एक और लेयर रहता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ कहीं पे उसका बैक्टीरियल क्रोमोसोम जो सर्कुलर होता है, जुड़ा हुआ रहता है, न्यूक्लियोइड बनाता है, और जिस एरिया से जुड़ा हुआ रहेगा उसे हम लोग मेसोसोम कहते हैं। नहीं, एनीवे, तो मेसोसोम एक स्ट्रक्चर है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इनर फोल्डिंग है, और वहां पे भी एटीपी सिंथेसिस करने के लिए एटीपी सिंथेसिस एंजाइम होता है, यही चीज होता है, विद सम डिफरेंस। पर सोचिए, जब दुनिया में पहला लिविंग सेल आया तब 100% एफिशिएंट इंजन बना चुका था। जितना एडीपी इनपुट है उतना ही एटीपी आउटपुट है, जरा भी कमी है नहीं। सो दिस इज हाउ ए 100% एफिशिएंट इंजन वर्क्स एट द लेवल ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड, और इस तरीके से ये लाइट रिएक्शन पूरा होता है। लाइट रिएक्शन का कौन सा स्कीम? जेड स्कीम। तो यहां पे जो आप देखे हैं उसका ये एक्सप्लेनेशन है, एंड दिस इज केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। दिस इज केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। ठीक है, पूरी बात समझ में आ गई? कोई डाउट है तो अभी पूछ लीजिए। लाइन के उस पार आपको लिखना है, नोट कीजिए। अब चलिए, इसमें एक चीज है वो देखना है, एनएडीपी इसका क्या फुल फॉर्म है? बताते हैं। एनएडीपी का होता है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, NADP। ठीक है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, FAD, फैडीन एडेनिन डी से डाइन्यूक्लियोटाइड, और एक होता है FMN, ये होता है फैडीन एडेनिन मोनोन्यूक्लियोटाइड। FADFMN, ये नोट कर लीजिए, या काम आएगा आपको।
अब इसमें लाइट रिएक्शन का एक और हिस्सा था, याद कीजिए, एक था साइक्लिक और दूसरा था नॉन साइक्लिक। तो नॉन साइक्लिक वाला हम लोग देख चुके हैं, ये पिगमेंट सिस्टम 1 और पिगमेंट सिस्टम 2 दोनों को इन्वॉल्व किया है। अब है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, इसमें होता क्या है, इसमें जो इन्वॉल्व होगा वो केवल पिगमेंट सिस्टम 1 में इन्वॉल्व होगा, ठीक है। और एज यूजुअल सनलाइट तो इसको भी इल्यूमिनेट करेगा, यहां सन गॉड है और इससे मिला एच न्यू यानी लाइट एनर्जी। अब होगा क्या, ये एक्साइटेशन में इलेक्ट्रॉन को भेजेगा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को, ये अपने प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को इलेक्ट्रॉन भेजेगा, ठीक है। इससे फिर आएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, इसे शॉर्ट में ETS या ETC कह सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन इस तक आएगा, पिछले बार भी देखे होंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जैसे ही इलेक्ट्रॉन एंटर करता है नतीजा क्या निकलता है, ADP से ATP का फॉर्मेशन होता है ना। और इस फॉस्फोराइलेशन के लिए फॉस्फेट लिया जाता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यानी फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। अब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है किसको, वापस इसको, कोई और इस इलेक्ट्रॉन को यूज नहीं कर पाता, पिगमेंट सिस्टम 1 से चला हुआ इलेक्ट्रॉन वापस यहां तक आ जाता है, ठीक है। अब कहिएगा कि यहां तो कोई भी ऐसा कुछ एक्टिविटी नहीं हुआ एनर्जी जनरेशन का, तो फिर ये एटीपी फॉर्मेशन के लिए एनर्जी कहां से आया, तो शायद आप लोग भूल रहे हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट। तो करंट इज फ्लोइंग, करंट इज व्हाट, ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। हम ये जो लाइट जला रहे हैं कैसे, कनेक्टर के थ्रू इलेक्ट्रॉन फ्लो करा रहे हैं, और रेजिस्टेंस के थ्रू जब इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है तो क्या हो रहा है, उसका एनर्जी लॉस हो रहा है और लाइट जल रहा है। तो यहां पर फिर आप बोलिएगा अरे तो इलेक्ट्रॉन जो फ्लो कर रहा है यानी उसका एनर्जी लॉस हो रहा होगा, उसी एनर्जी से आप एटीपी सिंथेसिस किए, तो इलेक्ट्रॉन को तो रुक जाना चाहिए, नहीं रुकेगा ना, क्योंकि उसे एनर्जी पंप कौन कर रहा है, ये, इसका एनर्जी इलेक्ट्रॉन को एमिट करा रहा है और वही एनर्जी वहां पर यूज हो गया एटीपी फॉर्मेशन में, बदले में इलेक्ट्रॉन अपना जगह पकड़ लिया। और इसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर का जानकारी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। उसमें क्या होता है, बाहर से जब एनर्जी मिलता है तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन छोड़ के एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन लेता है और इस दौरान वहां पर जाके ठहरता है। फिर जब उसका एनर्जी लॉस हो जाता है वापस कहां जाता है, पुनर्मुषिको भव, आ गया वापस। उससे भी आप समझ सकते हैं किस तरीके से ये काम कर रहा है। तो एनर्जी इसको सप्लाई किया सनलाइट ने और उस एनर्जी का यूटिलाइजेशन करके इसने एटीपी सिंथेसिस कर लिया। पर एक चीज यहां देखिएगा, इस साइक्लिक प्रोसेस में देयर इज नो NADPH प्लस H प्लस फॉर्मेशन, इसमें NADPH2 का फॉर्मेशन नहीं होता। उसके पीछे रीजन क्या है, ये जहां पे चल रहा है अकेला सिंगल विदाउट द हेल्प ऑफ पिगमेंट सिस्टम 2, ये चल रहा होता है स्ट्रोमा लैमेला में। और याद कीजिए जब हम लोग क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम बनाए थे
उसमें थाइलाकॉइड का स्टैक लगा हुआ था, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, और बना था पिलर। उस पिलर को नाम दिया गया था ग्रैनम। ग्रैनम आपस में, सभी ग्राना आपस में इंटरैक्ट करते हैं या इंटरकनेक्टेड रहते हैं, किसके मदद से? एक पाइप लाइक, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से, जिसे हम लोग कहते हैं स्ट्रोमा लैमिला। एंड द सेम कंपोजिशन ऑफ द मेम्ब्रेन इज देयर दैट इज प्रेजेंट और फाउंड टू बी प्रेजेंट इन द थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन का जो कंपोजिशन होता है, वही मेम्ब्रेन कंपोजिशन इसके लैमिला का भी होता है, विथ ए डिफरेंस। डिफरेंस क्या है? यहां देखिए, क्यों यहां पे एटीपी सिंथेसिस के साथ साथ एनएडीपीएच का सिंथेसिस हो पा रहा था? रीजन है दिस पेरिडॉक्सिन के साथ एफएनआर। ठीक है, और इसमें क्या होता है? एफएनआर मिसिंग होता है, इस मेम्ब्रेन पे एफएनआर मिसिंग होता है। तो पेरिडॉक्सिन क्या करेगा? पलट के इलेक्ट्रॉन प्लास्टोसाइनिन को दे देता है। बाकी सभी हैं, पिगमेंट सिस्टम 1 नहीं है, सॉरी 2 नहीं है, इसलिए उस तरफ का कोई स्कोप नहीं बन रहा। यहां से सोचिए, सनलाइट आया पिगमेंट सिस्टम 1 पे, इसने अपना एक्साइटेशन के मारे इलेक्ट्रॉन किसको दिया? पेरिडॉक्सिन को। अब एफएनआर पे है ही नहीं, तो एफएनआर पे ट्रांसफर कैसे होगा? नहीं होगा। तो अगल बगल में घूमता हुआ प्लास्टोसाइनिन दिख रहा है, तो इलेक्ट्रॉन पलटकर प्लास्टोसाइनिन को, और प्लास्टोसाइनिन से पलटकर, सॉरी एफडी से, पेरिडॉक्सिन से पलटकर चला जाएगा साइटोक्रोम B6F में, साइटोक्रोम B6F से आएगा प्लास्टोसाइनिन में, प्लास्टोसाइनिन फिर क्या करेगा? पिगमेंट सिस्टम 1 को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, अब ये जो एनर्जी यहां मिला और साइटोक्रोम B6F जहां पे है, वो तो H+ आयन को पुल आउट करेगा ही, वो तो करेगा ना। तो इसीलिए उसके मदद से क्या हो रहा है? यहां पे H+ आयन तो बढ़ ही रहा है, तो H+ आयन डाउन द कंसंट्रेशन गया, एटीपी सिंथेसिस हो गया। ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज हाउ द साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन वर्क्स। फिगर है, डायग्राम showing cyclic photophosphorylation। यहां तक नोट कीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखिए। लिखिए, द लाइट रिएक्शन has two kinds of cycles. One is Z scheme, involving pigment system 2 and 1 both. One is Z scheme involving pigment system 2 and 1 both, comma, while the another is a cyclic, phenomena requiring only pigment system 1, requiring pigment system 1। सेकंड पॉइंट कर लीजिएगा, नोट्स करके लिख लीजिए ऊपर में, नोट्स करके, ये नोट्स का सेकंड पॉइंट। दूसरे पॉइंट में लिखिएगा, द
thylakoid membrane has both the thylakoid membrane has both the pigment systems 1 and 2. Whereas the stroma lamellae membranes have stroma lamellae membranes have pigment system 1 without pigment system 1 without FNR, that is ferredoxine dependent, NADP plus reductase enzyme, ferredoxine dependent NADP plus reductase enzyme, इसी में चलेगा. Therefore after excitation by the sunlight, the electron cycles from pigment system 1 to the electron acceptor primary type, then through the electron transport chain, back to the pigment system 1. Full stop. Point number 3. In Z scheme, oxygen is given up the oxygen is given up with two important outputs, ATP molecules and NADPH plus H plus. Two important outputs, ATP molecules and NADP plus NADPH plus H plus. NADPH plus H plus. Two important molecules, ATP and NADPH plus H plus. Full stop. In the cyclic light reaction,
light reaction, no oxygen evolution, comma, no NADPH plus H plus formation, no NADPH plus H plus formation, but only ATP formation takes place. But only ATP formation takes place. अगला पॉइंट दीजिएगा, ATP and NADPH plus H plus, ATP and NADPH plus H plus are the raw materials for the dark reaction. अगला पॉइंट दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट energy is utilized to create the reducing equivalent, यानी जो रिड्यूस करेगा, the reducing equivalent molecule that is NADPH plus H plus. Comma, whereas proton gradient energy is utilized for ATP synthesis. फुल स्टॉप इसी में लिखिएगा, बोथ द प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड इन स्ट्रोमा. दोनों प्रोडक्ट यानी उधर एटीपी और दिख ही रहे हैं, वो मिटा दिए, और NADPH और H प्लस दोनों ही बन रहे हैं कहां पे, स्ट्रोमा में. बोथ द प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड इन स्ट्रोमा. इसी में लिखिएगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोटोन इज क्रिएटेड. High concentration of proton is created inside the lumen of the thylakoid. Lumen, LUMEN, lumen यानी खाली जगह, lumen of the thylakoid. Inside the lumen of the thylakoid. So a high potential is created here मतलब lumen. So a high potential is created here with respect to WRT लिख दीजिएगा, with respect to the stroma. फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा, डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. इन टर्म्स का मीनिंग अगर कहीं दिक्कत हो रहा है तो पूछ लेना है, और समझ गए तो फिर ठीक है. डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट
protons flow down the concentration gradient. Protons flow from the lumen down the concentration gradient. Protons flow from the lumen through tunnel like protein F0, capital F, नीचे सबस्क्रिप्ट में 0, through a tunnel like protein F0 into the stroma through a bulb like protein F1 which drives this energy to combine ADP with phosphate of phosphoric acid ब्रैकेट में PI phosphoric acid ब्रैकेट में PI to form ATP ठीक है। अब आगे डार्क रिएक्शन।